हम पहले देख चुके हैं कि जब जब कोरोना के कारण पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, जिससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। इस आर्थिक समस्या के कारण, क्योंकि उनके धंधे बंद हो गए थे, उनके रोजगार बंद हो गए थे, उनकी दुकानें बंद हो गई थी, उनका जो नौकरी थी वो बंद हो गई थी, इसलिए कहना कि उन्हें बड़ी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ा। इस कारण से बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग बैंकों के डिफॉल्टर भी हो गए। वो बैंक की किस्तें नहीं जमा करा पाए, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कईयों के मकान बिक गए, जायदाद बिक गई, गाड़ियाँ छिन गई, बहुत से लोगों के पर्सनल लोन थे वो डिफॉल्टर हो गए। इस कारण से बहुत से लोगों ने आर्थिक समस्या के कारण आत्महत्या भी कर ली। तो ऐसे समय में ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति ना चाहते हुए भी, जब वह चाहता है कि बैंक की किस्त भरना, लेकिन उसके सामने जब समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उसकी आर्थिक जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हो जाती हैं कि वह चाहते हुए भी बैंक की किस्त नहीं भर पाता है, तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शन है जिससे वह अपनी परेशानी का हल ढूंढ सके। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इंद्रजीत जी कथुरिया हैं। मैं उनका हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार। आज हम इनसे चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से जो व्यक्ति बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन वह लोग किसी कारण से, उनके परेशानी के कारण से वह लोन की किस्त नहीं चुका पाते हैं, उनके लिए क्या क्या, किस तरीके से उनकी जो समस्या है उनका समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो कथुरिया, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इसमें बार बार एक बात आती है कि परेशानी तब से शुरू होना स्टार्ट हुई जब उसका खाता एनपीए हो जाता है। तो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, आखिर ये एनपीए क्या है? देखिए, बैंकिंग लॉ के हिसाब से एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि वो खाता जो कि सब स्टैंडर्ड हो गया है, जिससे बैंक को लोन रिकवरी की उम्मीद खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई है, उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या एनपीए कहते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो ना, जो एनपीए खाते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। इसके साथ साथ जब पहला लॉकडाउन लगा था तो एक मोरेटोरियम वर्ड बार बार यूज करा जा रहा था। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि भाई लोगों को मोरेटोरियम दिया जाएगा बैंक द्वारा। तो ये मोरेटोरियम क्या है? बेसिकली मोरेटोरियम वर्ड क्या है? मोरेटोरियम वर्ड एक ये है जिसके दौरान जब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स करती है, जिसमें रिकवरी, जो बैंक लोन से रिकवरी संबंधित सभी लॉ सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिसका मैक्सिमम पीरियड 2 साल के लिए रखा गया था पिछले लॉकडाउन में। इसे मोरेटोरियम कहते हैं। मोरेटोरियम के दौरान किसी के भी खाते जो रेगुलर चले आ रहे हैं 2 साल के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स घोषित नहीं किए जाते हैं या क्लासीफाई नहीं किए जाते, जिससे उनका अकाउंट रेगुलर रहता है। यानी मोरेटोरियम एक ऐसा वर्ड है जो अपन यूज़ कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में सरकार यूज़ कर सकती है, जहाँ में जो बैंकिंग के जो अधिकार हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश लग जाता है। उस दौरान जो है चाहे तो बैंक जो है उस खाते को एनपीए नहीं कर सकते। इसके अलावा एक वर्ड और आता है कि भाई जब भी हम बैंक का पैसा नहीं दे पाते तो बार बार वर्ड यूज़ करते हैं कि आप डिफॉल्टर हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डिफॉल्टर वर्ड क्या है और कितने तरह के डिफॉल्टर वर्ड होते हैं? डिफॉल्टर वर्ड का मतलब होता है जब कोई बारोवर बैंक के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में से किसी भी एक पार्ट का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है और लगातार 3 महीने तक इरेगुलर रहता है, तो उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। डिफ़ॉल्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक विलफुल डिफ़ॉल्टर, जो स्वेच्छा से देना ही नहीं चाहता, लोन लेने के पश्चात देना ही नहीं चाहता है, उसे कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। और एक होते हैं सर्कमस्टांसेस डिफ़ॉल्टर, मतलब परिस्थितियों के कारण, जिनकी परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, बीमारी के कारण, किसी नुकसान के कारण, व्यापार नुकसान के कारण, तो ऐसे सर्कमस्टांस डिफ़ॉल्टर होते हैं। जो बैंकों को रिकवरी के अधिकार हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर से कुछ ज़्यादा ही हैं। सर्कमस्टांसेस डिफ़ॉल्टर को थोड़ी बहुत रियायत बैंक समय समय पर देते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो 2 तरह के डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, एक होते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर और एक सर्कमफ्रेंस डिफ़ॉल्टर, यानी कि जिनके सामने परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो कि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके सामने ये जो लॉकडाउन लगा, इस दौरान मान लीजिए किसी की दुकान बंद हो गई, किसी का धंधा बिल्कुल ख़राब हो गया, तो वो लोग किस श्रेणी में आएंगे? वो लोग बिलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आएंगे या सर्कमफ्रेंस डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आएंगे? नहीं, वो पैंडमिक के दौरान जो भी हुआ वो सब सर्कमस्टांसेस डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। यानी उसमें उनका कोई दोष नहीं था। सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई, व्यापार चलने नहीं दिए गए,
जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था। बार बार लॉकडाउन, बार बार समय चेंज करना, बार बार लॉकडाउन का बढ़ाना, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि आदमी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति को स्वयं ये चिंता थी, पता नहीं मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरे घर वाले में घर में क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में व्यापार बिल्कुल ठप हो गए थे। तो ऐसे समय में जो डिफ़ॉल्टर हुए वो सब सर्कमस्टेंशियल डिफ़ॉल्टर थे, जिनके लिए सरकार को विनम्रतापूर्वक सोचना चाहिए और उनको करना चाहिए। खाली मोरेटोरियम पीरियड ही सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बैंकों ने क्या किया, जो डिफ़ॉल्टर थे उनके हाथ में 25% कैश देना था, लेकिन बैंकों ने क्या किया, 25% कैश ना दे करके 25% लोन सैंक्शन, एक्स्ट्रा सैंक्शन करके उसे अपने इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लिया, जिससे उनकी परिस्थिति और ख़राब हो गई। पहले ही वो इंटरेस्ट की EMI चुकाने में असमर्थ थे, और जो 25% जोड़ दिया उसके अंदर लोन दे करके उनको एडजस्ट कर लिया, उससे उनकी EMI बढ़ गई, जिससे उनकी स्थिति अब और लगातार ख़राब होती जा रही है। इसके लिए स्वयं बैंक दोषी हैं। सरकार की पॉलिसी क्लियर थी, लेकिन बैंकों ने उसका दुरुपयोग किया। वकील साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी क्लियर थी, उन्होंने मोरेटोरियम दिया, इसके साथ ही उन्होंने 25% जो है धनराशि, जिसका लोन मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, उसको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए सरकार की तरफ से कैश जो है ना देने के लिए कहा गया। लेकिन बैंक की पॉलिसी इस तरह से रही कि उन्होंने क्या करा कि जो 6 महीने की जो थी, जो उनका बैंक का जो किस्तें थी, उसको सिर्फ एडजस्ट कर लिया, किसी को किसी भी तरह का कैश लाभ उसको नहीं मिल पाया। इसका मतलब आप कह रहे कहना कि बैंक इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही सरकार कहना है कि जो लोग लॉकडाउन के दौरान अपना पैसा किस्त नहीं भर पा रहे, वो कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आते, वो सब लोग सरकमफ्रेंस जो डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए बैंकों को और जो है सोचना चाहिए, उनको रियायतें देनी चाहिए। इसके अलावा एक बात अपन इससे पहले अपने पहला वर्ड यूज करा था, जो NPA है, बेसिकली NPA कितने दिन में होना चाहिए और कितने दिन में हो रहा है अभी वर्तमान में, इस पर थोड़ा विचार करें। क्योंकि NPA जो वर्ड है, क्या वो असीमित होता है, मतलब कोई सरकार के पास या बैंक के पास में कोई निश्चित अवधि होती है कि कितने दिन में वो खाते को NPA कर देगी? जी हाँ, सरकार के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार पहले खाता NPA 6 महीने की अवधि के दौरान होता था। अगर कोई आदमी 6 महीने तक लगातार किस्तें नहीं देता है तो उसका खाता NPA घोषित कर दिया जाता था। लेकिन बाद में उस पीरियड को घटा करके 3 महीने यानी अर्थात 90 दिन का कर दिया गया, जिससे लोगों के सामने काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल लगभग लॉकडाउन में गुजारे, लोगों ने लॉकडाउन में गुजारे, जिससे उनकी कमाई के सोर्सेज खत्म हो गए, कईयों की नौकरी चली गई, कई बेरोजगार हो गए, कईयों के धंधे ठप हो गए, कईयों के बिजनेस थे वो बिल्कुल ठप हो गए। इस तरह से जितने थे, इस समय पैंडमिक स्थिति को देखते हुए सरकार और RBI को चाहिए कि NPA का टाइम पीरियड पुनः बढ़ाकर 6 महीने कर देना चाहिए, जिससे कि डिफ़ॉल्टर जो हो चुके हैं उनको अपनी रिपेमेंट देने के लिए थोड़ा सा समय मिल सके और वो भुगतान कर सके, बैंकों का भुगतान कर सके। जी, सर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो NPA सिस्टम है वो जो है उसमें 3 महीने अभी कर दिया गया है, जो पहले 6 महीने था। मेरे हिसाब से शायद काफ़ी पहले वो 1 साल भी था, 1 साल का समय नहीं 6 महीने ही था। जी, अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो NPA जो हो जाता है खाता, तो क्या उसके बाद में जो लोन लेने वाला जो बोरर है उसके क्या सारे अधिकार छिन जाते हैं, या उससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उसके अधिकार हैं कि जिससे कि वो जो है बिल्कुल मरणासन स्थिति में ना पहुंचे, उसका जो जमीन जायदाद है वो बच जाए, या उसके ऊपर जो तलवार लटकी रहती है गिरफ्तारी की, बैंक के कई बार जो 138 के केस में फंसाकर उसके ऊपर 138 की कार्रवाई करके गिरफ्तारी की तलवार लटकाते हैं, उससे वो कैसे बच सकता है? देखिए, बैंक द्वारा अपने ऋण खाते रिकवरी करने के कई तरीके हैं, जिसमें उसके पास सबसे पहला रामबाण तरीका है सरफेसी एक्ट, जिसके द्वारा वो पहले खाते को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्लासीफाइड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तत्पश्चात वो सेक्शन 13(2) के अंतर्गत एक नोटिस भेजते हैं कि आपका खाता NPA हो चुका है, फला दिनांक तक इतना पैसा बकाया आप जमा करा दें, वरना हम आपकी संपत्ति का कब्जा लेंगे और उसके लिए आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 13(2) का नोटिस मिलते ही बारों को चाहिए कि वो उसका तुरंत जवाब दे
और अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री और बारोवर अगर बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में 13(2) के नोटिस के खिलाफ रिट फाइल कर सकता है। आपने बताया कि वो कहीं ना कहीं सरफेसी एक्ट की अगर कार्रवाई बैंक करती है तो वह जो है उसको बैंक को नोटिस का जवाब दे। अगर बैंक संतुष्ट नहीं होती है तो वो 13(2) की नोटिस के खिलाफ कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में 13(2) की जो नोटिस उसके खिलाफ जो है रिट अपनी दायर कर सकता है। तो आज हमने जो आज हमारा ये पहला चरण था, मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जनता की आवाज़ जो न्यूज़ चैनल है इसका आज ये पहला चरण था। हम हर दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे वकील साहब के साथ कि किस तरीके से जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जो कर्जदार हो चुके हैं बैंकों के, और उसमें उनकी गलती नहीं है, वह कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों के कारण, बैंकिंग सिस्टम की लापरवाही के कारण कर्जदार के शिकार हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन जो लगा था वो उनकी समस्या नहीं थी, वो पूरे देश की समस्या थी। और उस पूरे देश की समस्या में कहीं ना कहीं वो इसलिए घिर गए क्योंकि सरकार ने उस सिस्टम तो बना दिया लेकिन उसको चेक नहीं करा, और बैंकों ने कहीं ना कहीं उस सिस्टम का पालन नहीं करा। तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम हर दिन जो है आपकी सहूलियत के लिए कि जो लोग बैंकिंग से परेशान है, सिस्टम से परेशान है, कर्जदार हो चुके हैं, जिनके खाता एनपी हो गया, जिन पे सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, उन सबके जो क्वेश्चन है वकील साहब से पूछेंगे और आपको हर समय वो गाइडलाइन समय समय पर हमारे द्वारा मिलती रहेगी। आप इस हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो मैं चाहूँगा वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि और आप चाहें तो @RMASindia पर जाकर हमें ट्वीट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। सारे क्वेश्चन हम वकील साहब से पूछेंगे, हर क्वेश्चन का आपका जवाब मिलेगा। आपको कोई भी गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मैं कहूँगा ऐसा कोई भी आपको कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये आर्थिक समस्या है, ये समय है, ये निकल जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। ये आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आर्थिक नीतियों के कारण से कहीं ना कहीं आपका धंधा चौपट हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको कानूनी सलाह समय समय पर ये जो न्यूज़ चैनल है हमारा जनता की आवाज़, इसके माध्यम से मिलती रहेगी। मैं आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। शुक्रिया जनता की आवाज़। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।